हमारे साथ डिबेट में आज जुड़ गए हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी मौजूद हैं, शिवसेना यूबीटी से यानी कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से किशोर तिवारी हमारे साथ है, जेडीयू से जीएन शाहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगानकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चर्चा में मैं लेकर आना चाहती हूं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, जो कि उत्तराधिकारी हैं सज्जाद नशीन अजमेर दरगाह के। चिश्ती साहब, आज तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो विपक्ष में, आपसे बहुत खफा है। कह रहे हैं बीजेपी से सुपारी लेकर के अब आप एक मुस्लिम विरोधी बिल के पक्ष में आके खड़े हो गए। कुछ और भी शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं वो टीवी पर लेना नहीं चाहती उनका नाम। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूटेड हैं आप। चिश्ती साहब, शायद म्यूटेड है आपका माइक। जी हाँ। ये बड़ी विडंबना है कि अगर उनसे सहमत हूं तो मैं उनका आदमी और उनसे असहमत हूं तो मैं बीजेपी का आदमी। देखिए, हम जिस पद पे हैं, मेरे पिता हैं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये एक धार्मिक पद है, हम ख्वाजा के वंशज हैं, तो हमारे लिए पार्टी कुछ अहमियत नहीं रखती, हमारे लिए भारत सरकार अहमियत रखती है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है हम हुकूमत का साथ दें, और हुकूमत अच्छा काम करती है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और वक्फ अमेंडमेंट की जहां तक बात है, तो वक्फ अमेंडमेंट की डिमांड आज से नहीं है, ये 2013 में जो अमेंड हुआ था उसके बाद से ही कवायद चल रही है। और सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन भी है वक्फ में अमेंडमेंट होना चाहिए। अब वक्फ में अमेंडमेंट होना जरूरी क्यों है? हम खुद भुगतभोगी हैं, हम एक इसमें बाकायदा विक्टिम है हम लोग भी, हमें तो एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर। देश की जितने वक्फ बोर्ड हैं, आज उनकी खुद की रिपोर्ट उठा के देख लें कि उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी पे एंक्रोचमेंट हुआ है, और जो बेशकीमती प्रॉपर्टीज हैं वो क्या तो लैंड माफियाओं के कब्जे में है, या जो कुछ रसूखदार लोग हैं उन्होंने कोड़ियों के दाम पे उसको किराए पे रेंट पे ले रखा है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों की, लाखों की है। आज वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी आमदनी का हो क्या रहा है? वक्फ क्या होता है? वक्फ एक धार्मिक मामला है, बिल्कुल बिल्कुल प्योरली रिलीजियस मामला है। वक्फ का ऑब्जेक्ट होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। ये तीन मकसद होते हैं वक्फ करने वाले के। जो डोनर होता है उसका मकसद यही होना चाहिए, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। वो जब अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसकी मंशा यही होती है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या इस प्रॉपर्टी से आमदनी जो होगी उसका इस्तेमाल फला बहबूदी के लिए, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो, जो यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो, बेवाओं के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन कौन सा वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान के अंदर जो आज की तारीख में कोई वेलफेयर स्कीम चला रहा है, कोई यतीम खाना चला रहा है, कोई स्कूल खोला हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो? ये बताएं पहले। अब जो लोग आज जैसे आप कह रहे हैं, लोग मुझ पे कुछ आरोप लगा रहे हैं, मुझसे नाराज, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, उन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने आज तक क्या किया? क्या किसी वक्फ बोर्ड को गाइडलाइन दी कि आप लोग वेलफेयर स्कीम चलाइए, आप हॉस्पिटल खोलिए? और होता क्या है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुसलमानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सरकार इस पे हस्तक्षेप कर रही है या डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों को, देश के, ये मेरी राय दे रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कहता कि कोई मेरी राय माने, लेकिन ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि 1954 में जब वक्फ एक्ट आया उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 1964 के बाद में, तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल कायम हुई। तो उसमें अपॉइंटमेंट किसके होते हैं? जिनकी सरकार होती है उनके अपॉइंटमेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को ऑब्लाइज करती है मेंबर बना करके, ठीक है। और मेंबर बनने के बाद में वो आपस में चेयरमैन चुनते हैं, चेयरमैन का मैसेज आता है सीएम के घर से। और दूसरी चीज, जो सीईओ अपॉइंट होता है वो कौन होता है? वो सरकार का नुमाइंदा होता है। तो सरकार का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, आपको ऑटोनोमस बॉडी दे दी है। अब जो कहना शरीयत में मुदाखलत, तो ये शरीयत में अमेंडमेंट नहीं हो रही है, शरीयत में तो दुनिया की कोई ताकत अमेंडमेंट नहीं कर सकती, शरीयत तो शरीयत ही रहेगी। शरीयत के तहत जो वक्फ है उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया अंडर द वक्फ एक्ट। उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अमेंडमेंट हो रहा है, नहीं, पर क्यों हो रहा है? यही तो सवाल है चिश्ती साहब कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि मुसलमानों के मामले में गैर मुसलमानों को इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों घुसाया जा रहा है? जब हिंदू अपने मंदिर कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ हिंदुओं का मामला होता है, यहां पर गैर मुसलमानों का दखल क्यों? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आज तक मुसलमान ही अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल में जज कौन होते हैं? वो कहते हैं कल को कि वक्फ ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम जजों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाए।
ये तो गलत है। आज की तारीख में वक्फ तो अलग मैटर हो गया। अब हमारे 5 फर्ज हैं इस्लाम के अंदर, उसमें से एक फर्ज है हज। हज कौन करा रहा है हमारे को? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किरण रिजिजू साहब एग्रीमेंट करके आए, मना करते थे साहब हिंदू आदमी एग्रीमेंट नहीं करेगा है। और जितने ऑफिसर्स गए हैं वहां पर, आईएएस ऑफिसर जो मिनिस्ट्री के हैं, उनमें से ज्यादातर नॉन मुस्लिम थे। आप मना करते भाई ये कौन होते हैं हज कराने वाले? नहीं, ये गलत है। देखिए, अगर लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाते तो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी आपत्ति लोगों को करने का अधिकार सबको, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी सबको है, सहमति असहमति करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन आवाम को गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं है। आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिद छीन जाएगी, तुम्हारी दरगाह छीन जाएगी, तुम्हारे इमाम बाड़े छीन जाएंगे। अरे जो आधिकारिक बयान पार्लियामेंट में गवर्नमेंट दे रही है वो ऑफिशियल बयान है, वो उससे प्रतिबद्ध है, वो उससे बाउंड है। हम उस बयान को मानना है, ना कि रोड पे खड़े होकर ये बाहर बयान दे रहे हैं मीडिया पे चीप पब्लिसिटी के लिए, उसको नहीं मानना है। मैं मुसलमानों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्योरली रिलीजियस मैटर है वक्फ का, तो आज तक इसमें मुफ्ती और उलमा अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुए? हमेशा पॉलिटिकल जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वही अपॉइंट होते हैं इसके अंदर मेंबर। किसी एक वक्फ बोर्ड में बता दें कि कोई मुफ्ती अपॉइंट हुआ हो, कोई उलमा अपॉइंट हुआ, नहीं होता अपॉइंटमेंट। तो ये क्यों गुमराह किया जा रहा है? हमारा मानना यह है कि वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, वक्फ प्रॉपर्टी में जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाना जरूरी है, और वक्फ की जो इनकम है जो हजारों करोड़ की तादाद में होनी चाहिए, 200-250 करोड़ बताई गई है। मेरा मानना यह है कि मिनिमम 5-10 हजार करोड़ तो होने चाहिए ना। उसका यूटिलाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी करना चाहिए ना। ठीक है, नाराजगी मेरे से कितनी हो कर लें। देखिए, अल्लाह के घर जाके मुझे भी हिसाब देना है, अल्लाह के घर जाके उनको भी हिसाब देना है जो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वक्फ का माल है, अल्लाह का माल है, ना मेरा है। चिश्ती साहब, ये बताइए, आपने कहा आप खुद भुक्तभोगी हैं इस पूरा ये जो वक्फ को जो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से आप भुक्तभोगी हैं? देखिए, हमारी अटैच टू दी पोस्ट कई प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ थी। उन प्रॉपर्टीज को हमारा दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं जिस प्रॉपर्टी में बैठ के आज आपसे बात कर रहा हूँ, हवेली दीवान साहब कहलाती है। ये 1944 में दीदन सज्जादा नशीन ने रजिस्टर्ड वक्फ करी थी दरगाह के नाम पे। फिर दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट आया, तो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट वक्फ एक्ट से अलग है। ठीक है, उसमें छूट दी गई है वक्फ एक्ट, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट को। दरगाह की जो प्रॉपर्टी होंगी जो दरगाह को डेडिकेट की हुई वो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से गवर्न होंगी। लेकिन 1964 में कुछ लोगों ने मिली भगत करके वक्फ बोर्ड के इदारे में जाकर के इसी प्रॉपर्टी को दोबारा रजिस्टर्ड करा दिया और उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। हमसे पूछा नहीं, सज्जादा नशीन से पूछा नहीं, नोटिफाई कर दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि दरगाह की जमीन वक्फ की जमीन घोषित कर दी। ये मेरी प्रॉपर्टी जिसमें हवेली दीवान साहब बैठा हूं मैं, जो गवर्न होती है दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से, वक्फ है लेकिन गवर्न होगी दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से। इसको 1964 में वक्फ में गवर्न करा दिया। मैंने उसकी एलए की रिपोर्ट पढ़ी है खुद ने। एलए की रिपोर्ट में उन्होंने कहा हमें इसमें लिटिगेशन में नहीं जाना, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। उसके बावजूद चेयरमैन साहब से मिली भगत कर करके उसकी अपील कर दी गई कोर्ट में, जो कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया। तो मतलब ये है मेरा। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। अजमेर लोग कह रहे हैं हुकूमत का कब्जा हो जाएगा, मैं आपको बहुत जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूं। अजमेर दरगाह है, जितनी हिंदुस्तान की दूसरी दरगाह है वो स्टेट वक्फ बोर्ड में गवर्न होती हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड ही उसके अंदर मुतवल्ली को रिकॉग्नाइज करता है अगर हेरिडिटी है तो, और हेरिडिटी नहीं है तो अपॉइंटमेंट देगा। ठीक है, अजमेर दरगाह जो है वो सारे वक्फ से हट करके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्न होती है। आज तक 1955 एक्ट नंबर 36 1955 दरगाह ख्वाजा साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट हस्तक्षेप हमारी दरगाह में। एक ऑटोनोमस ठीक है बना दी है बॉडी, एक स्टैच्यूरी बॉडी बनाई हुई है हमारे यहाँ दरगाह कमेटी, लेकिन वो दरगाह उसको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। सीईओ बैठता है यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए, उसको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। लेकिन हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स एज इट इज चलते आ रहे हैं, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता तो यहाँ पर भी तो नुकसान होता। आज 1955 से गवर्नमेंट के कंट्रोल में अजमेर दरगाह, सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। ठीक है, बड़ी जरूरी बात आपने बताई चिश्ती साहब, क्योंकि अभी तक ये बात कही जा रही थी कि सरकार मुसलमानों की जमीन, ईदगाह, दरगाह सब उस पर कब्जा कर रही है, उसको छीन रही है। पर यहाँ तो पता चल रहा है कि अजमेर चिश्ती की दरगाह में वक्फ का कब्जा किया जा रहा है। कौन किसकी जमीन छीन रहा है? बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी मिनिमम आज तक मार्केट वैल्यू उसकी बहुत करोड़ों की तादाद में है। हाँ। ये करीब 1800 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई प्रॉपर्टी है हवेली दीवान साहब। इसको इन्होंने 1964 में नोटिफाई कैसे कर दिया जब ये 1944 में रजिस्टर्ड वक्फ थी? ठीक है, कौन किसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ये अब लोगों के सामने आ गया है, आ चुका है, और लोग ज्यादा समझदार हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है।